अब देखो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक लालची मिनिस्टर को देखते हैं। मिनिस्टर का पीए उसे देवीपुरम में हाईवे के किनारे एक जमीन के बारे में बताता है जो सालों पहले एक एनआरआई ने वाराही देवी माँ को दान कर दिया था और खुद यूएस में जाकर सेटल हो चुका था। आज उस जमीन की कीमत थी 1000 करोड़। मिनिस्टर तुरंत लालच में आ जाता है और अपने पीए से कहता है कि तुम कुछ भी करो पर मुझे वो जमीन अपने नाम पर चाहिए। लेकिन मिनिस्टर को अंदाजा भी नहीं था कि जमीन के लिए उसकी यह लालच उसकी मौत का कारण बनेगी। फिल्म का नाम है भैरव और ये फिल्म आपको G5 पर देखने के लिए मिल जाएगी। हिंदी में भी है, तो आप लोग इस फिल्म को एक बार जरूर देखना। और फिल्म की पूरी स्टोरी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को भी पूरा जरूर देखना। 3 महीने के बाद हम सीआई सदानंद को देखते हैं। वो डिपार्टमेंट से रिजाइन करने के लिए एसपी की ऑफिस में आता है। एसपी से कहता है कि पिछले 3 महीने में मैंने जो भी देखा है और जो भी किया है, उसके बाद मुझे लगता है कि मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ। लेकिन एसपी उसका रिजाइन लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम रिजाइन क्यों करना चाहते हो, उसका पूरा रीजन पूरे डिटेल में लिखकर मुझे दे दो, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हारा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करूं या नहीं। सदानंद घर वापस आ जाता है और पिछले 3 महीने में उसके साथ जो भी हुआ था, उसने जो भी देखा था, सब कुछ लिखना शुरू कर देता है। और कहानी 3 महीने पीछे जाती है जब सदानंद का ट्रांसफर देवीपुरम में हुआ था। वो अपने नए घर में सामान शिफ्टिंग करवा रहा होता है। उसकी बेटी घर में खेल रही होती है, तभी ऊपर से एक बड़ा सा गमला उसके सिर पर गिरने वाला था। लेकिन श्रीनु बीच में आ जाता है और सदानंद की बेटी को बचा लेता है। काम खत्म होने के बाद सदानंद सबको मजदूरी देने लगता है। तब वो श्रीनु को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने लगता है, लेकिन श्रीनु एक्स्ट्रा पैसे वापस कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ मजदूरी के पैसे लेता हूँ, मदद करने के पैसे नहीं लेता। सदानंद को श्रीनु का कैरेक्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो श्रीनु के बारे में सब कुछ पता करना चाहता है। तब कांस्टेबल बताता है कि श्रीनु यहाँ के सबसे पावरफुल आदमी गजपति का राइट हैंड है। इसी पॉइंट पर सदानंद को एसपी का भी कॉल आता है और वो सदानंद से कहता है कि तुम्हारे एरिया में 2 पावरफुल आदमी हैं, गजपति और वर्धा। मुझे उन दोनों की पूरी जानकारी चाहिए। इसके बाद कांस्टेबल सदानंद को वर्धा, गजपति और श्रीनु तीनों के बारे में सब कुछ बताना शुरू करता है। अब देखो दोस्तों, वर्धा और गजपति दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। उनकी ये दोस्ती खानदानी है। दोनों के पापा काफी अच्छे दोस्त थे। वर्धा अपनी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है, वर्धा ट्रांसपोर्ट। वो कई सारे ट्रक्स का मालिक है। घर पर उसकी वाइफ और 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। जबकि गजपति खानदानी जमींदार था, लेकिन अब उसकी जमींदारी खत्म हो चुकी थी। अब वो बस ईंट का भट्ठा चलाता है, लेकिन पैसों के मामले में थोड़ा कमजोर है। गजपति की वाइफ है नीलिमा और उसका बस 2 ही सपना है। एक कि किसी भी तरह से गजपति को उसकी जमींदारी वापस मिल जाए, और दूसरा कि वो माँ बनना चाहती थी। इसलिए नीलिमा रोज मंदिर में जाकर प्रार्थना भी करती थी। इसके बाद हम देखते हैं गजपति की दादी को। वो वाराही देवी माँ की चीफ ट्रस्टी है। मंदिर में उन्हें कोई भी काम होता है तो गजपति और वर्धा दोनों साथ मिलकर उनकी हेल्प करते हैं और हर काम में उन दोनों का साथ देता है श्रीनु। दरअसल बचपन में गजपति एक कुत्ते से डरकर भाग रहा होता है। तब श्रीनु कुत्ते के सामने आ जाता है और गजपति को बचा लेता है। अब श्रीनु अनाथ था तो गजपति उसे अपने साथ रख लेता है। गजपति की दादी श्रीनु को भी अपने बच्चे की तरह पालती है और उनकी वजह से अनाथ श्रीनु को माँ का प्यार भी मिल जाता है। उस दिन के बाद से श्रीनु गजपति का राइट हैंड बनकर हमेशा उसके साथ रहता है, उसकी हिफाजत करता है और उससे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाता। इसके अलावा वर्धा की वाइफ भी श्रीनु को अपना छोटा भाई मानती है और हर साल उसे राखी भी बांधती है। लेकिन सदानंद को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर श्रीनु गजपति का राइट हैंड है तो इधर उधर मजदूरी क्यों कर रहा है। तो देखो, गजपति का साला है रविंद्र। एक मुस्लिम लड़की सबीना के साथ उसका अफेयर था। सबीना प्रेग्नेंट हो जाती है तो रविंद्र उसके साथ शादी करने से मना कर देता है। कहता है कि मेरे पापा हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। वो सबीना से कहता है कि कल शहर जाकर तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। सबीना अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी तो वो अपनी फ्रेंड वेनेला को सब कुछ बता देती है। वेनेला श्रीनु से प्यार करती थी और वो श्रीनु को सबीना और रविंद्र का पूरा कांड बता देती है। और इसके बाद श्रीनु गजपति और उसकी वाइफ नीलिमा को सब कुछ बता देता है। इसके बाद वर्धा, गजपति और श्रीनु सब लोग रविंद्र के घर जाते हैं। उसके पापा वीरापल्ली से मिलते हैं। रविंद्र और सबीना की शादी करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन वीरापल्ली शादी से मना कर देते हैं। तो गजपति जबरदस्ती उन दोनों की शादी करवा देता है। शादी के कुछ दिन बाद वीरापल्ली मार्केट में होता है। वो पूरे नशे में था। वर्धा को रविंद्र की शादी का जिम्मेदार मानता है। वो मार्केट में ही वर्धा को गालियां दे रहा होता है। तब गजपति भी
भी नीलिमा के साथ वहां आ जाता है। गजपति उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम मार्केट में हंगामा नहीं करते हैं, घर चलते हैं। लेकिन वीरपल्ली नशे में था, वो गजपति को थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन उसके पहले ही श्रीनु उसे एक थप्पड़ जड़ देता है और ये देखकर गजपति गुस्से में लाल हो जाता है। वो श्रीनु से कहता है कि वो आदमी मेरे ससुर जी हैं, वो मेरे पापा समान है और तुमने उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया। आज के बाद मुझे अपनी शकल भी मत दिखाना। और इसी वजह से श्रीनु पिछले एक हफ्ते से एक होटल पर काम कर रहा होता है और तभी गजपति भी होटल पर आता है। वो श्रीनु को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। कांस्टेबल सदानंद को बताता है कि गजपति और श्रीनु दोनों एक दूसरे के बिना ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते, उनका झगड़ा ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। अब सदानंद उनके बारे में सब कुछ जान चुका था। एट द सेम टाइम सदानंद को एसपी का कॉल आता है। वो सदानंद से कहता है कि मिनिस्टर तुमसे मिलना चाहता है, तो जाकर मिल लो और उनका जो भी काम हो करवा देना। इसी के साथ हम मिनिस्टर के साले नागराजू को भी देखते हैं। नागराजू के दादाजी मंदिर की कमेटी के मेंबर थे, लेकिन उनके मरने के बाद नागराजू के परिवार का मंदिर से कोई संबंध नहीं था। नागराजू लक्ष्मी टॉकीज का मालिक है, लेकिन अपनी टॉकीज में वो अच्छी फिल्में नहीं, एडल्ट फिल्में दिखाता है और इसी टॉकीज के आड़ में वो अपनी सारी इलीगल एक्टिविटीज करता है। सदानंद मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है, तब नागराजू भी मिनिस्टर के साथ ही था। मिनिस्टर उसे देवी माँ की जमीन के बारे में बताता है, उसे पैसे देता है और कहते हैं कि वो जमीन नागराजू के नाम पर करनी है, तो हमारा काम करने में हमारी मदद कर देना। सदानंद काम करने के लिए मान जाता है, लेकिन पैसे लेने से मना कर देता है। तब मिनिस्टर कहता है कि जब तक तुम पैसे नहीं लोगे तब तक तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो सदानंद को धमकी देता है कि अगर तुम पैसे नहीं लोगे या काम नहीं करोगे तो याद रखो कि तुम्हारी एक बेटी भी है। सदानंद मजबूर हो जाता है और पैसे भी ले लेता है। अब देखो, मंदिर की जमीन के कागज बैंक के लॉकर में रखे हुए हैं। उसकी चाबी मंदिर के चीफ ट्रस्टी के पास है और साल में बस एक बार मंदिर में होने वाले उत्सव के दिन देवी माँ के गहने निकालने के लिए वो लॉकर खोला जाता है। मिनिस्टर नागराजू से कहता है कि अगर वो कागज चाहिए तो तुम्हें मंदिर का ट्रस्टी बनना होगा, लेकिन फिलहाल मंदिर की ट्रस्टी गजपति की दादी हैं, तो ये लोग गजपति की दादी को मारने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दादी की मौत हो गई है। पूरे रस्म और रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है, जिसके बाद बारी आती है मंदिर का ट्रस्टी चुनने की। गांव वाले तो बिना किसी विरोध के गजपति को ही मंदिर का चीफ ट्रस्टी बनाना चाहते थे, लेकिन तभी नागराजू वहां आ जाता है और हंगामा करने लगता है कि जिस आदमी ने दूसरे धर्म की लड़की को अपने घर में रखा है उसे मंदिर का ट्रस्टी कैसे बनाया जा सकता है। वो रविंद्र और सबीना की शादी का मुद्दा बनाता है और कहता है कि मैं मंदिर का ट्रस्टी बनना चाहता हूँ और अगर किसी को इस बात से आपत्ति है तो चुनाव में मुझसे जीत कर दिखाए। चीफ ट्रस्टी के इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। एक तरफ नागराजू अपना नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं तो दूसरी तरफ वर्धा और गजपति मिलकर श्रीनु को नॉमिनेट करते हैं। वर्धा और गजपति के सपोर्ट से श्रीनु इलेक्शन भी जीत जाता है और उसे मंदिर का नया चीफ ट्रस्टी बना दिया जाता है। गजपति उसे लॉकर की चाबियां दे देता है। अब देखो, ये जो कुछ भी हो रहा था वो गजपति की वाइफ नीलिमा को अच्छा नहीं लग रहा था। वो सुसाइड करने वाली होती है, लेकिन गजपति उसे रोक लेता है। तब नीलिमा रोते हुए उससे कहती है कि आपका परिवार जमींदार था, लेकिन एक एक करके सब कुछ खत्म हो गया। आपने जबरदस्ती सबीना और रविंद्र की शादी करवा दी थी और उसकी वजह से आज आप मंदिर के ट्रस्टी भी नहीं रहे। आपका साम्राज्य खत्म हो रहा है। क्या आपको ये सब दिखाई नहीं देता? या फिर आपके दोस्त ही आपके लिए सब कुछ है? वो गजपति से प्रॉमिस करवाती है कि गजपति अपना साम्राज्य, अपनी इज्जत, सब कुछ वापस हासिल करेगा। गजपति भी उससे प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ फिर से हासिल करेगा, लेकिन अगले ही दिन एक और ऐसा कांड हो जाता है जिससे कि गजपति की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अगले दिन पुलिस वालों को पता चलता है कि मंदिर में देवी माँ के जो गहने हैं वो नकली हैं। किसी ने असली गहनों को नकली गहनों से बदल दिया है। वर्धा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसने किया होगा। ये आदमी पिछले 20 साल से मंदिर का ट्रेजरी संभाल रहा था, लेकिन ये भी कुछ नहीं बता पा रहा था। तब गजपति वर्धा के पास आता है। वो श्रीनु और वर्धा को साइड में लेकर जाता है। वर्धा को बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने ही उन गहनों को नकली गहनों से बदल दिया था। असली गहने गिरवी रखे हैं। सोचा था कि पैसे होने के बाद उन्हें छुड़ा लूंगा और गहने वापस कर दूंगा। और ये सुनकर वर्धा और श्रीनु दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। वर्धा कहते हैं कि तेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझसे मांग लेता, गहने चुराने की क्या जरूरत थी। खैर, वो गजपति को सरेंडर हो जाने के लिए कहते हैं और अगले दिन अपने जमीन के पेपर्स लेकर उसकी बेल करवाने पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। तभी नागराजू रविंद्र के साथ
साथ मंदिर के असली गहने लेकर वापस आ जाता है। नागराजू ने सारे पैसे चुकाकर गहने वापस ले लिए थे, गहने मिल जाते हैं तो अब केस भी खत्म हो जाता है। तब नीलिमा गजपति से कहती है कि एक ने तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया था और बेल करवाने का नाटक कर रहा था और दूसरा अपने पैसे खर्च करके गहने वापस लेकर आया है, तो अब तो समझ जाओ कि तुम्हारे लिए बेहतर कौन है। इसके बाद शाम को गजपति और नागराजू एक साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं। श्रीनु, रविंद्र और नीलिमा भी साथ में ही थे। गजपति उससे कहते हैं कि तुमने मुझे बिना किसी वजह के तो नहीं बचाया है, तो बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या है। और तब नागराजू उसे सब कुछ बताता है कि मुझे मंदिर की वो जमीन चाहिए, उसके पेपर्स बैंक के लॉकर में रखे हुए हैं, अगर तुम मुझे वो पेपर्स लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हें 40 करोड़ दूंगा। इस काम में बस एक ही प्रॉब्लम थी, वर्धा। गजपति जानता था कि वर्धा अपनी जानकारी में काम कभी नहीं होने देगा, लेकिन फिर भी गजपति इस काम के लिए मान जाता है और उत्सव वाले दिन वो मंदिर के पेपर्स चुराने का प्लान बनाते हैं। अब देखो, हर साल उत्सव वाले दिन दादी के साथ वर्धा भी बैंक में जाता था, लॉकर से देवी माँ के गहने लेकर आता था, उसे मंदिर में देवी माँ को पहनाता था और उत्सव खत्म होने के बाद गहने वापस लॉकर में रख दिए जाते थे। लेकिन इस बार गजपति का प्लान था कि वो वर्धा को इधर उधर उलझा देगा और श्रीनु बैंक जाकर गहने के साथ, और रास्ते में नागराजू और उसके आदमी श्रीनु के ऊपर हमला करेंगे, गहने चुराने के बहाने पेपर्स चुराकर भाग जाएंगे। श्रीनु भी उसके प्लान में शामिल होता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वर्धा भी बैंक पहुंच जाता है। श्रीनु लॉकर खोलता है, वो गहनों के साथ साथ पेपर्स भी निकाल लेता है और वर्धा के साथ मंदिर आने लगता है। वर्धा साथ में है, ये जानने के बाद गजपति चोरी का प्लान कैंसिल करने के लिए कहते हैं, लेकिन मिनिस्टर नागराजू से कहता है कि मैं फिर से 1 साल तक इंतजार नहीं कर सकता, मुझे वो पेपर्स आज ही चाहिए। और जैसे ये लोग मंदिर में गहने लेकर पहुंचते हैं, नागराजू और उसके आदमी मंदिर पर हमला कर देते हैं और भगदड़ का फायदा उठाकर पेपर्स चोरी करके भागने लगते हैं। लेकिन वर्धा, गजपति और श्रीनु तीनों मिलकर उनके साथ फाइट करते हैं। एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है और आखिर में नागराजू की तरफ से रविंद्र पीछे से वर्धा को मारने के लिए जाता है और इससे पहले कि वो वर्धा को मारता, श्रीनु उसका हाथ काट देता है। रविंद्र को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। नीलिमा का पूरा परिवार हॉस्पिटल में होता है। नीलिमा श्रीनु और वर्धा दोनों को बुरा भला कह रही होती है। गजपति कहते हैं कि ये वर्धा को मारने जा रहा था, श्रीनु ने तो सिर्फ इसका हाथ काटा है, श्रीनु की जगह पर अगर मैं होता तो इसकी गर्दन काट देता। अब वर्धा को पता चल गया था कि मंदिर में जो हमला हुआ था उसके पीछे मिनिस्टर का हाथ है, उसे मंदिर की जमीन के लिए पेपर्स चाहिए। वो गजपति के साथ मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है। तब मिनिस्टर उन दोनों को 60 करोड़ का ऑफर देता है। मिनिस्टर कहता है कि तुम दोनों ये पैसे आपस में 30-30 करोड़ बांट लेना। अब देखो, गजपति को तो पैसे चाहिए थे, लेकिन वर्धा के सामने गजपति बोल नहीं पाता और वर्धा 1 सेकंड में इस डील के लिए मना कर देता है और मिनिस्टर से कहता है कि अगर मंदिर की संपत्ति पर बुरी नजर डालेगा तो सर काटकर मंदिर पर लटका दूंगा। शाम को गजपति अपने भट्टे पर बैठकर शराब पी रहा होता है। श्रीनु और वर्धा भी साथ में होते हैं। आज गजपति बहुत इमोशनल होता है और गजपति के कहने पर श्रीनु वर्धा को सब कुछ बता देता है कि कैसे उन लोगों ने मिनिस्टर से मंदिर के पेपर्स के बदले 40 करोड़ की डील की थी, लेकिन वर्धा की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। वर्धा कहते हैं कि मंदिर की संपत्ति के ऊपर कोई भी बुरी नजर डालेगा तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन गजपति कहते हैं कि मैं हर हाल में वो पेपर्स मिनिस्टर को देकर रहूंगा क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। और इस बात से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। श्रीनु उन दोनों का झगड़ा छुड़ाता है और इस तरह से बचपन के जिगरी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बनकर अलग अलग हो जाते हैं। गजपति को अब समझ में आ चुका था कि वर्धा के जिंदा रहते हुए वो इस डील को कभी पूरा नहीं कर सकता, तो अब वो अपने जिगरी दोस्त वर्धा को मारने का प्लान बनाता है। वो श्रीनु को अपने साथ लेता है, नागराजू और उसके आदमियों के साथ दूसरे शहर में जाता है। सब लोग एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। वो श्रीनु को गेस्ट हाउस में ही छोड़ देता है। नागराजू के आदमी को उन सब का फोन देता है और शहर में घूमने के लिए कहता है और खुद नागराजू और उसके बाकी आदमियों के साथ देवीपुरम के एक बागीचे में आ जाता है। फिर एक नए नंबर से वर्धा को कॉल करता है, कल रात जो भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलता है और उसे बागीचे में मिलने के लिए बुलाता है और इसी टाइम पर श्रीनु भी बागीचे में आ जाता है। अब तक गजपति ने श्रीनु को नहीं बताया था कि वो वर्धा को मारना चाहता है, लेकिन श्रीनु को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ कुछ तो बुरा होने वाला है। इधर वर्धा की
वाइफ पूर्णिमा भी वर्धा को समझाती है कि गजपति को पैसों की जरूरत है तो जिद छोड़कर उन्हें कागजात दे दो ताकि वो खुश रहे। वर्धा भी उसकी बात समझ जाती है और कागजात देने के इरादे से बागीचे में जाती है, लेकिन गजपति का इरादा तो कुछ और ही था। और तभी वर्धा को पूर्णिमा का कॉल आता है। वो किसी भी हाल में वर्धा और गजपति के बीच में सुलह करवाना चाहती थी। वो गजपति के लिए उसके पसंद का खाना बनाती है और श्रीनु से कहती है कि घर आकर खाना ले जाओ। श्रीनु घर चला जाता है और उसके जाते ही इधर गजपति वर्धा को जान से मार देता है। थोड़ी देर बाद श्रीनु बागीचे में आता है तो वहां कोई और नहीं था, बस वर्धा की लाश पड़ी हुई थी। वो लोग रोते हुए वर्धा का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन पूर्णिमा को यकीन था कि वर्धा का मर्डर गजपति ने ही किया है। वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए जाती है, लेकिन सदानंद उससे कहते हैं कि गजपति तो उस दिन दूसरे शहर में था और हमारे पास इस बात के सबूत भी हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई गवाह है तो बताओ। जिसके बाद पूर्णिमा श्रीनु को लेकर पुलिस स्टेशन आती है, उसे गवाही देने के लिए कहती है, लेकिन श्रीनु गजपति के लिए ज्यादा वफादार था। वो पुलिस स्टेशन में झूठ बोलता है, कहता है कि गजपति और मैं दोनों उस दिन दूसरे शहर में थे। पूर्णिमा को यकीन ही नहीं होता कि हर साल वो जिस श्रीनु को अपने हाथों से राखी बांधती थी, उसके बच्चे श्रीनु को मामा मामा कहते थे, उसने भी झूठी गवाही दी है। लेकिन सच्चाई ये भी थी कि वर्धा को मारने के बाद गजपति ने श्रीनु को बताया था कि वर्धा मंदिर के पेपर्स की वजह से मुझे मारना चाहता था, तो मैंने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा है। वो श्रीनु को बताता है कि मेरी वाइफ नीलिमा अभी प्रेग्नेंट है, तो क्या तुम चाहते हो कि ऐसे टाइम पर मैं जेल चला जाऊं। ये सब बोलकर उसने श्रीनु को कन्विंस कर लिया था कि वो पुलिस के सामने झूठी गवाही देगी और श्रीनु भी उसका वफादार था तो उसकी हर बात मान जाता है। लेकिन झूठी गवाही की वजह से पूर्णिमा और उसके बच्चे और श्रीनु की गर्लफ्रेंड वेनिला हर कोई उससे नाराज हो जाता है, लेकिन श्रीनु अभी भी गजपति के लिए वो वफादार होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर एक दिन गजपति अपने घर पर होता है, तभी वर्धा का बेटा तेजा गजपति को मारने के लिए आता है। वो गजपति से अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता था। वो चुपके से गजपति के घर में घुसता है। उस वक्त गजपति पानी से मुंह धो रहा था। तेजा पीछे से उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी श्रीनु उसे देख लेता है। वो तेजा को पकड़ लेता है और छुप जाता है। उनकी आहट से गजपति को पता चल जाता है कि कोई तो यहाँ आया था। गजपति इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी उसे तेजा का चाकू मिल जाता है। चाकू देखते ही गजपति उस चाकू को पहचान जाता है और समझ जाता है कि वर्धा का बेटा उसे मारने के लिए आया था। वो तुरंत अपने साले रविंद्र को सब कुछ बता देता है और रविंद्र नागराजू को कॉल करके बता देता है कि वर्धा का बेटा गजपति को मारने के लिए आया था। वो सब लोग तेजा को ढूंढने लगते हैं। इधर श्रीनु तेजा को बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन नागराजू उन्हें देख लेता है। श्रीनु उसके सामने हाथ जोड़ता है, कहता है कि वो बच्चा है, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उसे छोड़ दो। लेकिन नागराजू कहता है कि ये बच्चा आज गजपति को मारने के लिए आया था, कल मुझे भी मारने के लिए नहीं आएगा। इस बात की क्या गारंटी है। वो तेजा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन श्रीनु उसे रोक लेता है, उसकी जमकर धुलाई करता है, फिर उसे रस्सी से बांधकर पेड़ पर लटका देता है। इधर पूर्णिमा को पता चल जाता है कि तेजा घर पर नहीं है। वो वेनिला के साथ तेजा को ढूंढ रही होती है। तब श्रीनु उसके पास आता है और अब तक जो हुआ सब पूर्णिमा को बता देता है। उनसे कहता है कि तेजा मेरे पास है और सेफ है, तो आप लोग फिक्र ना करना। शाम को श्रीनु घर पर आता है, तब गजपति उसे अपनी गन देता है, बताता है कि किसी ने नागराजू को मार दिया है, कोई तो है जो हमारे साथ गेम खेल रहा है, तुम थोड़ा होशियार रहना। अब तक गजपति को अंदाजा भी नहीं था कि नागराजू को मारने वाला कोई और नहीं श्रीनु है, लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा होता है जिससे कि गजपति भी शॉक्ड हो जाता है। अगले दिन गजपति को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। कांस्टेबल बताते हैं कि नागराजू के मर्डर में हमने श्रीनु को अरेस्ट किया है। वो गजपति को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं। गजपति तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है। तब श्रीनु उसे सारी सच्चाई बता देता है कि नागराजू तेजा को मारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तब गजपति को उसकी वाइफ नीलिमा का कॉल आता है। वो बताता है कि उसका भाई रविंद्र कल शाम से घर नहीं आया है और उसका फोन भी बंद है। ये सुनकर गजपति एक बार फिर से श्रीनु की तरफ देखता है। तब श्रीनु बताता है कि रविंद्र भी अपने आदमियों के साथ तेजा को मारने के लिए यहाँ आया था, इसलिए मजबूरी में मुझे उसे भी मारना पड़ा। गजपति पूछता है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया। तब श्रीनु कहता है कि मैं तेजा का मामा हूँ, मैंने उसकी रक्षा करने की कसम खाई है और जो भी उसे मारना चाहेगा मैं उसे मार डालूंगा। गजपति अपने घर चला जाता है। इधर
पुलिस वाले श्रीनू को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। सदानंद वर्धा की वाइफ नीलिमा और उसके पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन बुलाता है, उन्हें समझाता है कि तेजा अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए गजपति को मारना चाहता है। भले ही अब की सिचुएशन में ये ठीक लग रहा है, लेकिन इससे उसका भविष्य खराब हो जाएगा। वो नीलिमा को पूरे परिवार के साथ दूसरे शहर जाने के लिए मना लेता है और दूसरे शहर में उनके रहने का पूरा इंतजाम करवा देता है। अगले दिन सदानंद पुलिस स्टेशन आता है, तब उसे मिनिस्टर का कॉल आता है। वो सदानंद से कहता है कि श्रीनू को कोर्ट में मत लेकर जाना, रास्ते में ही उसका एनकाउंटर कर देना, लेकिन सदानंद मना कर देता है। और तभी वो देखता है कि श्रीनू तो लॉकअप में है ही नहीं। कांस्टेबल्स बताते हैं कि सीनियर कांस्टेबल उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेकर गया है। दरअसल गजपति के कहने पर कांस्टेबल उसके एनकाउंटर की योजना बना रहा था, लेकिन रास्ते में ही श्रीनू बचकर भाग जाता है और सीधे गजपति के पास जाता है। उसे पूछता है कि आपने दादी को क्यों मारा, और ये सुनकर गजपति भी शॉक्ड हो जाता है। दरअसल कल रात श्रीनू जिस लॉकअप में बंद था, उसमें श्रीनू के साथ गजपति का बिजनेस पार्टनर भी बंद था। उसने श्रीनू को दादी की मौत की सारी सच्चाई बता दी थी। दरअसल दादी को पता चल गया था कि गजपति ने ही पैसों के लिए देवी माँ के गहने गिरवी रखे हैं। तब दादी गजपति को धमकी देती है कि कल किसी भी तरह से वो गहने वापस लेकर आ जाना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद गजपति आधी रात को शराब पीता है। उसका पार्टनर भी उसके साथ था। वो अपने पार्टनर के सामने नशे में बड़बड़ाता है और दादी के खाने में जहर मिलाकर उसे खिलाने का, उसे मारने का पूरा प्लान बना लेता है। गजपति के पार्टनर ने यह सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। अगले दिन गजपति दादी के खाने में जहर मिला देता है और श्रीनू को दे देता है। कहता है कि जाकर दादी को खिला देना। अनजान श्रीनू दादी के पास जाता है, उसे अपने हाथों से जहर मिला हुआ खाना खिला देता है। कुछ देर बाद दादी की मौत हो जाती है और किसी को गजपति पर कोई शक नहीं होता। अब प्रेजेंट में श्रीनू गजपति को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन गजपति बहुत गुस्से में था और अपने आदमियों से श्रीनू को मारने के लिए कहता है। उनके बीच काफी देर तक फाइट होती है। श्रीनू बार बार गजपति से रिक्वेस्ट करता है कि आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन गजपति नहीं मानता और श्रीनू की पिटाई करता रहता है। आखिर में श्रीनू देवी माँ का त्रिशूल लेता है और गजपति के सीने में घुसा देता है। गजपति की मौत हो जाती है और इसी के साथ उनकी ये कहानी भी खत्म हो जाती है। आखिर में हम देखते हैं कि ये सब कुछ लिखने के बाद सदानंद एक फाइल बनाता है, वो एसपी को दे देता है, बताता है कि मैं इसलिए रिजाइन करना चाहता हूँ और अगर आप मेरा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो देख लीजिएगा इसमें आपके बारे में भी क्या लिखा हुआ है। सब कुछ आपके फोन से ही शुरू हुआ था और आखिर में एसपी को बताता है कि श्रीनू ने मिनिस्टर को मार दिया है, क्योंकि उसके लालच की वजह से दो बचपन के दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब देखो, शुरू में श्रीनू ने सदानंद की बेटी की जान बचाई थी, तो उसके बदले में अब सदानंद श्रीनू की मदद करता है, उसे सारे मर्डर केस से बाहर निकाल देता है। वो श्रीनू को एक नई लाइफ में वर्धा की फैमिली और वेनिला के साथ सेटल होने में मदद करता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है आपको फिल्म की कहानी अच्छी लगी होगी। बाकी आप लोगों ने इस फिल्म को देखा है या नहीं, फिल्म आपको कैसी लगी, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।